Hello, my dear students. Welcome to all of you at Easily English Solution, an easy way of learning. तो इस वीडियो में हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इसका पॉइंट 3.1 से स्टार्ट करेंगे और यह 5th वीडियो है चैनल पर इस चैप्टर का। इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियोज़ जो है अपलोडेड हैं और यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पेज पर जा कर के उन वीडियोज़ को देख लें, तब जा कर के इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस वीडियो का कंटेंट क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये हम लोग पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी रोमांटिसिज्म क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से भाषा भी एक राष्ट्रवाद का रोल प्ले किया और पोलैंड में किस तरह से क्रांति किया लोगों ने भाषा को लेकर। और उसके बाद 3.2 भी पढ़ेंगे, इसमें हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स, इसको पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार से भूखमरी बढ़ गई थी यूरोप में और खाद्य सामग्रियों के दाम बहुत ही बढ़ गए थे, फूड स्टफ्स के दाम, और उसके लिए किस प्रकार आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद ये जो सैलेसिया गांव की एक घटना है वीवर्स के बारे में, किस प्रकार से वीवर्स को कंट्रैक्टर दबाया करते थे तो वीवर्स ने क्या रिएक्ट किया। और उसके बाद 3.3 पढ़ेंगे हम लोग 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, उदारवादियों का आंदोलन, किस प्रकार से लिबरल लोगों ने अपना मूवमेंट किया। एक गरीबों का आंदोलन चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था, उनके समानांतर में ये भी आंदोलन चला करके और किस प्रकार चेंज लाना चाहते थे, क्या बदलाव करना चाहते थे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में और फिर उसके किस तरह से वो समाप्त हुआ उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो एक आएगा तो उस वीडियो में इस चैप्टर को एंड कर दिया जाएगा और उसमें पॉइंट रह जाएगा पढ़ने को यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन और विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप शुरू से अंत तक इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इसे जो चैनल से जुड़ने के लिए। शुरू से लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और इसको केवल आपको ध्यान से सुनना है, सब कुछ बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे और याद भी आपको एक बार में ही हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को एंजॉय कीजिए उसको स्प्रेड करने में। तो आइए बिना देर किए पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हेडिंग है हम लोगों का, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी रोमांचकारी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। अब ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन है यह है क्या और इसने किस प्रकार से नेशनल फीलिंग को राइज किया। तो आइए, आपने ऊपर पढ़ा है कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद यूरोप के लोगों के अंदर जागृत हुई और किस तरह से लोगों ने, खास करके लिबरल लोगों ने, नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के लिए रिवॉल्यूशंस वगैरह भी किए, बहुत सारे रिवॉल्यूशन किए और फ्रांस की क्रांति से सबसे पहले स्टार्ट करते हुए यूरोप के अन्य भागों में भी उस क्रांति की भावना को प्रसारित किए। तो उसमें जो जो फैक्टर्स थे उनमें से एक मेन फैक्टर रोमांटिक इमेजिनेशन भी था, जिसके चलते भी लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना आई। देखिए अब इस पॉइंट में कह रहा है कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद कैसे लोगों के अंदर सिर्फ युद्ध लड़ने से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, राज्यों का विस्तार करने से साम्राज्य का, यानी इन दो फैक्टर से ही केवल राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ, बल्कि जो कल्चर था लोगों का उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास करके
एक नेशन को बनाने में और नेशन बनाने का जो आइडिया क्रिएट हुआ उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा कल्चर का। चाहे वो आर्ट हो, पोएट्री हो, स्टोरीज हो या म्यूजिक हो, इन सभी चीज़ों ने बहुत ही सहायता किया नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, उसको सेव करने में, बनाने में और अभिव्यक्त करने में। अब जैसे कह रहा है कि हम लोग रोमांटिसिज्म को एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में देख सकते हैं कि यह एक कल्चरल मूवमेंट था, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में था और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में इसका बहुत ही हाथ था। जो भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे, रोमांचकारी जो भी कलाकार थे, जैसे कि कवि हुए, मुख्य रूप से इन लोगों ने क्या किया, जो भी विज्ञान का महिमा मंडन था, इसके ग्लोरिफिकेशन को, इसके गर्व को, महत्व को बढ़ाने वाली जो बातें थी उसको क्रिटिसाइज किया, उसको खंडित किया। क्यों खंडित किया? क्योंकि साइंटिफिक इन्वेंशन के चलते ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते ही कच्चा मालों को बेचने की आवश्यकता हुई और किस प्रकार से जो भी इंडस्ट्रियल पावर्स थे एक एक करके बारी बारी से सभी देशों को उपनिवेश बनाते गए। तो शायद इसलिए ही उन लोगों ने साइंटिफिक जो रीजन था उसको क्रिटिसाइज किया। अब देखिए उन लोगों ने किस बात पर बल दिया, तो भावनाओं पर बल दिया। जो भी इंस्टीट्यूशंस थी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पब्लिक सोसाइटीज़ बनाना हो, उस पर बल दिया। जो भी माइस्टिकल फीलिंग्स थी, यानी एक ऐसी भावना थी जो अपने अतीत से, अपने अतीत की गाथाओं से जुड़ी हुई जो भावनाएं हो, उन चीज़ों पर बल दिया। उनका प्रयास क्या था, आखिर वो इन चीज़ों पर बल क्यों दे रहे थे? तो उनका प्रयास ये था कि वो एक तरह से कलेक्टिव हेरिटेज का सेंस को क्रिएट करना चाहते थे। यानी एक साझा पहचान होती है प्रत्येक देशवासी की, एक साझा सांस्कृतिक विरासत होती है, चाहे भले ही विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ हो कोई देश, लेकिन सबका एक कोई ना कोई नेशनल फैक्टर होता है जो कि पूरे उस एरिया को यूनाइट करता है। तो ऐसा ही कुछ सेंस डेवलप करने के लिए, यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस डेवलप करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेना या इन चीज़ों के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया रोमांटिक आर्टिस्ट्स ने। यानी एक कॉमन कल्चरल पास्ट, एक ऐसा अतीत जो कि सबके लिए एक हो, उस चीज़ को उजागर करने का और उसके माध्यम से लोगों को एक करने का प्रयास किया रोमांटिक आर्टिस्ट्स ने, एक नेशन के आधार पर, एक राष्ट्र के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि जैसे एक थे जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, वो भी एक रोमांटिक व्यक्ति थे, रोमांटिसिज्म के समर्थक थे। उन्होंने यह दावा किया कि जो सच्चा जर्मन कल्चर है, जो वास्तविक जर्मन संस्कृति है, वह वहाँ के जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपुल हैं, उन्हीं के अंदर खोजा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जो भी देहात गांव के लोग रहते हैं, सामान्य लोग रहते हैं, उनको नेशनलिटी से लगाव भी ज़्यादा होती है और उनके अंदर जो नेशनल जो पहचान है या जो इस तरह की फीलिंग्स है माइस्टिकल तो रहती हैं। तो उनका एक तरह से कथन सही था और उन्होंने प्रयास किया कि जो भी फोक सॉन्ग्स हैं, जो भी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रीय देहाती गाने हैं, कविताएं हैं, डांस का जो फॉर्म होता है प्रत्येक देश का अपना सांस्कृतिक, तो यह सब क्या है, यह किसी भी देश का, ऐसे तो ये जर्मनी के सेंस में कह रहे हैं, लेकिन किसी भी देश का सच्चा हृदय होता है, सच्ची आत्मा होती है। क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों के माध्यम से तो
अपनी कल्चर और संस्कृति के माध्यम से ही तो कोई अपने नेशनलिटी को एक्सप्रेस करता है। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने पॉपुलराइज करने का, लोकप्रिय करने का प्रयास किया। और ये सारी जो चीज़ें थी, इनको एकत्रित किया, इनको रिकॉर्ड किया एक फोक कल्चर के रूप में, एक देहाती संस्कृति के रूप में, और यह बाद में आगे चल कर के नेशन बिल्डिंग का, राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा और बहुत आवश्यक प्रोजेक्ट बन गया। यानी इससे राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में बहुत ही बल मिला। यानी जो छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों को समाप्त कर पूरे देश को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन सारी चीज़ों ने निभाई। अब देखिए आगे क्या किया गया। जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेज थी, जो भी लोकल क्षेत्रीय भाषाएं थी, उन चीज़ों पर बल दिया गया, और जो भी लोकल भाषाएं थी, उन भाषाओं को कलेक्ट करके और फोकलोर तैयार करके जो एंशियंट नेशनल स्पिरिट था, जो प्राचीन एक तरह से आत्मा कह सकते हैं कि था, उन चीज़ों को पुनर्जीवित करने का तो प्रयास किया ही गया। लेकिन साथ ही साथ जो भी मॉडर्न नेशनलिस्ट थे, आधुनिक राष्ट्रवादी लोग थे, उन लोगों ने अपना जो उनका मैसेज था, जो संदेश था, यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और उस टाइम बहुत सारे लोग यूरोप में इलिटरेट थे, तो सामान्य भाषा जो उनका बोलचाल था, उसमें ही अच्छी तरह से वो समझ पाते। इसलिए ही उन लोगों ने उन्हीं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए। खास करके यदि पोलैंड की बात किया जाए, पोलैंड जो कि ऑलरेडी पार्टीशन था, डिवाइडेड था, और 18th सेंचुरी के एंड में, और यहाँ पर जो महान शक्तिशाली देश थे यूरोप के, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा कॉलोनाइज करके और आपस में डिवाइड कर लिया गया था, बांट लिया गया था। अब जो पोलैंड था, यह लंबे समय तक यह तो एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में रह भी नहीं पाया, और यहाँ की जो राष्ट्रीय भावना थी, जो नेशनल फीलिंग थी, उस नेशनल फीलिंग को जीवित रखने का प्रयास किया गया वहाँ के म्यूजिक के माध्यम से, वहाँ के लैंग्वेजेस के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे पोलैंड के लिए, जिन्होंने बहुत ही काम किया कल्चरल बेसिस पर। उनका नाम था कैरोल कुरपिंस्की। कैरोल कुरपिंस्की। उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय संघर्ष था, उस संघर्ष को शुरू किया ओपेराज के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, फोक डांसेस के माध्यम से। और जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि पोलोनेज और मजूरिका, ये फोक डांसेस के फॉर्म थे। ये तो राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का सिंबल बन गए, प्रतीक बन गए। अब देखिए आगे कह रहा है कि जो भाषा है, भाषा भी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। भाषा ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास करके लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में, राष्ट्रवादी सेंटिमेंट को जगाने में। क्योंकि जो रसिया था, जब से वो कॉपी कर लिया था पोलैंड को, पोलैंड पर कब्जा जमा लिया था, तो उस समय से पोलिश लैंग्वेज को जबरन दबाया जा रहा था। सभी स्कूलों से इस भाषा को आउट किया जा रहा था, और रशियन लैंग्वेज को उसके बदले में इम्पोज किया जा रहा था, हर जगह लगाया जा रहा था। वास्तव में यह एक नीति होती थी कॉलोनाइजर की, जो उपनिवेश बनाते थे उन देशों की, ताकि जो भी कॉलोनाइज्ड पीपुल हैं, जो भी गुलाम लोग हैं, उनको अपने जैसा हम बना दें चेंज करके, ताकि वो हमारे जैसा हो जाएंगे तो भविष्य में कभी भी हमारा विरोध नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा करते थे लोग, और उनका भाषा सीख जाएंगे तो उनके काम भी आएंगे लोग, उनके लिए कुछ भी
जो वर्क उनको लेना हो एज ए एम्प्लॉयड के रूप में, तो वो करेंगे। ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने भी किया था भारत में। और देखिए इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आज तक लागू कर दिया है लॉर्ड मैकाले ने, तो आज तो और भी विकसित हो रहा है। ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद भी, यानी एक तरह से क्या है, हम सभी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हैं, उनके सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए 1831 की बात है कि 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ, हथियारबंद आंदोलन हुआ वहाँ पर पोलैंड में, जो रसिया का नियम था इसके खिलाफ, और अंततोगत्वा कुचल दिया गया इस आंदोलन को, क्योंकि जाहिर सी बात है रसिया बहुत शक्तिशाली था ही। और इसको अपनाते हुए, इसका पालन करते हुए बहुत सारे जो क्लर्जी लोग थे पोलैंड में, उन लोगों ने क्या कर दिया, हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया भाषा को, अपने राष्ट्रीय जागरण को करने के लिए, एक तरह से राष्ट्र को जागृत करने के लिए भाषा को ही हथियार बना दिया। तुम कितना भी मना करो, तुम कितना भी फोर्स करो, बैन करो, हम इस भाषा को ही बोलेंगे, अपने भाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो ऐसा उन लोगों ने शुरू कर दिया। अब देखिए पोलिश भाषा का यूज खास करके चर्च में जो भी गैदरिंग्स जुटता था और रिलीजियस किसी तरह का इंस्ट्रक्शन देना होता था, धार्मिक संबोधन करना होता था, समारोह होता था, तो वहाँ तो पोलिश भाषा का ही प्रयोग करते थे लोग। अब इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो भी पुजारी थे या जो बिशप्स थे वहाँ चर्च के फादर्स, उनको जेल में डाल दिया गया, या नहीं तो साइबेरिया भेज दिया गया। रसिया का एक टाउन है ट्रांस साइबेरिया, जहाँ की दुनिया की फर्स्ट रेलवे जो है स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर भेज दिया गया। देश निकाले की सज़ा दी जाती थी उस समय, तो ऐसा ही किया गया। अब जो रसिया की अथॉरिटी थी, रसिया की सरकार थी, पनिशमेंट के रूप में जो भी लोग रिफ्यूज कर जाते थे रसियन में शिक्षा देने में, धार्मिक शिक्षा भी वो चाहते थे रसिया वाले कि फादर लोग रसियन लैंग्वेज में ही दें, लेकिन जो भी रिफ्यूज़ करते थे उनको यही दंड के रूप में दिया जाता था, या तो वहाँ से हटा दिया जाता था देश से बाहर, या नहीं तो जेल में बंद कर दिया जाता था। अब देखिए जो पोलिश भाषा का यूज है एक नेशनल सिंबल के रूप में, नेशनल स्ट्रगल जो हो रहा था, राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा था जो, उसके रूप में काम करने लगा, खास करके रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, रूस की वर्चस्व के खिलाफ। तो अब देखिए आपने अभी जाना कि किस प्रकार से रोमांटिसिज्म जो है नेशनलिज्म को क्रिएट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब आगे देखिए ये जो पॉइंट है 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी भूखमरी, कठिनाइयाँ और लोकप्रिय विद्रोह। अब देखिए इसमें क्या है। 1830 का जो साल था, यानी उस समय के जो ईयर्स थे, बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का वर्ष था, बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का वर्ष था यूरोप में। उस समय बात ऐसी थी कि 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, पूरे यूरोप की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई थी। बहुत सारे देशों में जॉब खोजने वाले लोगों की भरमार हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट खोजते चलते थे, इधर उधर घूमते चलते थे, और जो भी आबादी थी ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ से माइग्रेट करके भाग भाग करके लोग शहरों में आने लगे, अपना जीवन यापन के तलाश में, जीविका खोजने की तलाश में, और वहीं पर रहना शुरू कर दिए। पूरा भीड़ में स्लम्स बना करके, झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर गंदी बस्तियों में रहना शुरू कर दिए लोग जॉब के चक्कर में। अब जो कुछ छोटे उत्पादक थे शहरों में, प्रोड्यूस करते थे अपना कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ भी घर पर,
उन्हें भी बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ा। और किस चीज़ से कंपटीशन का सामना करना पड़ा? तो जो भी इंपोर्ट्स आते थे बाहर से, दूसरे देशों से जो आयात आते थे, तो मशीनों के द्वारा बने हुए होते थे, इसलिए वो सस्ते होते थे। उसमें प्रोडक्शन का चार्ज बहुत कम लगा रहता था। जाहिर सी बात है, मशीनों की क्षमता आदमी से बहुत ज़्यादा है। और इंग्लैंड आप जानते हैं कि उस टाइम ही सबसे पहले यानी यूरोप में इंडस्ट्रियलाइज हो गया था। तो मुख्य रूप से इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों में अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला माल सस्ता भेज भेज करके, और उन देशों के कॉटेज इंडस्ट्री वाले जो भी वर्कर्स थे, उनके धंधा को मार दिया था। भारत में भी तो यही हुआ था। फैक्ट्री के कपड़े आ रहे थे, उनका सस्ता होता था, जिसके चलते खादी और बुनकरों का जो रोज़गार था समाप्त हो चुका था, क्योंकि उनके सामने ये कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका बहुत ही एडवांस था भाई, और उस पूरे कंटिनेंट में एडवांस था। इसलिए सबसे पहले वहाँ के ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को क्रिपल करना, पंगु बनाना शुरू किया इंग्लैंड ने। अब देखिए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो कपड़े की उत्पादन है, मुख्य रूप से उसमें तो अवश्य था। कपड़ा की तो आवश्यकता सबको है, ज़्यादा सेल भी था। तो कपड़े के माध्यम से ही, कपड़े का उद्योग को ही बहुत आगे बढ़ाकर इंग्लैंड ने, और किस प्रकार से आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि किस प्रकार से यानी इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसको समाप्त करता चला गया और अपना प्रभाव जमाता चला गया। तो ठीक उसी प्रकार यूरोप के जो अन्य कंट्रीज़ थे वहाँ भी ऐसा ही किया उसने, वहीं से स्टार्ट किया पहले ये सब धंधा अपना। और ये तो छोटे जो लोग थे, प्रायः घरों में या छोटे वर्कशॉप अपना सेटअप करके और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे और अपना प्रोडक्शन करते थे। तो उन क्षेत्रों में, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations। यूरोप के यानी कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी रह गए थे, तो जहाँ पर कि जो अरिस्टोक्रेट थे, सामंत लोग थे, उनका पावर अभी चल रहा था। तो वहाँ जो किसान थे छोटे, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, और फ्यूडल ड्यूज के बोझ तले, सामंतों को दिया जाने वाला कर के तले, या उनकी जो आव भगत करने में, ये चीज़ आप पढ़े ही हैं किस तरह उनको प्रिविलेज था अरिस्टोक्रेट को, कि वो मुफ्त में काम भी कराते थे, जो किसान उनका खेत लेकर खेती करते थे उनसे, और टैक्स भी वसूलते थे। तो इन सारी चीज़ों के अंदर छोटे किसान अभी भी तबाह थे उन क्षेत्रों में जहाँ के अरिस्टोक्रेट थे। अब देखिए क्या हुआ, जो भोजन के भाव हैं, जो दाम है, यदि एक साल भी फसल खराब हो जाता तो बहुत बढ़ जाता था। पहले का कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा रहता था, क्योंकि आबादी ही इतनी हो गई थी। और इसके चलते पूरे के पूरे देश में हलचल मच जाती थी, चाहे शहर हो या पूरे देश में तबाही मच जाती थी, यानी भुखमरी की स्थिति हो जाती थी। अब देखिए आगे बता रहा है कि जो 1848 ये जो वर्ष था, वह भी ऐसा ही एक वर्ष था, जबकि भोजन की कमी हो गई और चारों तरफ बेरोज़गारी भी फैली हुई थी, और पॉपुलेशन तो भाई ज़्यादा हुआ ही था। अब जो पेरिस के लोग थे, पेरिस की आबादी थी, फ्रांस की राजधानी के लोग, वे लोग सड़कों पर आ गए, आंदोलन करना शुरू कर दिए, और पुलिस ने तो बैरिकेड करके अपना घेरा डालकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोग जो है रुके नहीं। तो वहाँ का उस टाइम जो किंग था लुइस फिलिप, उसको भागना पड़ा, मजबूर होकर भाग चला वो तो देश छोड़कर ही, क्योंकि वो जानता था उससे पहले मोनार्क का क्या हश्र हुआ था, क्या परिणाम किया था लोगों ने, इस चीज़ को भली भांति समझ रहा था, इसलिए ही वो शायद भाग चला वहाँ से। तो अब देखिए जो सिचुएशन था, लोगों के अंदर जो एंगर स्प्रेड हुआ था, कैसे यह कंट्रोल में आया। अब इसके लिए जो वहाँ नेशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा था फ्रांस में, तो उसके बारे में आप पढ़े ही हैं
कि किस प्रकार से नेशनल असेंबली थी, यानी स्टेट्स जनरल को चेंज करके नेशनल असेंबली नाम रखा था क्रांतिकारियों ने। यानी एक जनप्रतिनिधियों की ये मंडली थी, सभा थी, और मोनार्क भी होता था। उसके पावर को थोड़ा चेक किया गया था, कम किया गया था। तो ये नेशनल असेंबली, इसने क्या किया, बोला कि एक रिपब्लिक नेशन को हम बनाएंगे, रिपब्लिक, और सफरेज का जो राइट है, यानी जो वोट देने का अधिकार है, वह सभी वयस्क मेल को दे दिया गया जो भी 21 साल से बड़े थे। और इससे पहले क्या था कि जो भी प्रॉपर्टीड मैन है, एडल्ट में भी जिनके पास संपत्ति है, जो टैक्स देते हैं, वही वोट देंगे। लेकिन इसने क्या किया, अब पूरे एडल्ट मेल्स को, चाहे प्रॉपर्टीड हो या नॉन प्रॉपर्टीड हो, 21 साल से बड़े हैं तो राइट टू वोट प्रोवाइड कर दिया। और राइट टू वर्क भी प्रोवाइड किया, काम करने का अधिकार, कि सबको काम दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा भाई, इसके लिए हल्ला हो रहा है। और नेशनल वर्कशॉप सेटअप किया गया, यानी ऐसा कुछ काम दिया गया, वर्कशॉप क्रिएट करके देश के तरफ से, और इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया लोगों को। तब जा कर के शांति हुई वहाँ। अब यहाँ पर देखिए एक घटना बता रहा है। यह घटना कैसी है, तो किस प्रकार से जो बड़े व्यापारी भी होते थे, वह छोटे कलाकारों का, या छोटे जो आप कह सकते हैं कि सेमी स्किल्ड आर्टिस्ट्स हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनका शोषण करते थे। देखिए ऐसा ही एक घटना दिया है। बात 1845 की है कि जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, सैलेसिया, ये जो गांव का एक नाम है सैलेसिया, वहाँ पर बुनकरों ने विद्रोह कर दिया कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ, जिनको कि वो सामान सप्लाई करते थे। और वे बुनकर इनको ला करके, बुनकर लोग उनको बना हुआ माल दे देते थे, कपड़ा बनाकर, और वे लोग जो कॉन्ट्रैक्टर थे बुनकरों को कच्चा माल लाकर देते थे, उसके लिए ऑर्डर देते थे। और इनका काम था कपड़ा बनाना, और कपड़ा बनाने के बाद जो बन जाता था वो ले जाकर बेचते थे बाज़ार में। अब क्या किया उन लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि बहुत ही रिड्यूस कर दिया इनका पेमेंट, इनका मेहनताना कम कर दिया, एकदम घटा दिया। अब एक पत्रकार हैं जिनका नाम है विल्हेम वुल्फ, उन्होंने एक घटना को डिस्क्राइब किया है जो कि सैलेसिया विलेज में घटी, बुनकरों ने जो किया। तो आइए अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या घटना है। वो कहते हैं, विल्हेम कहते हैं कि ये जो गांव है, इन गांवों में करीब 18,000 निवासी रहते हैं, और सबका एक ही धंधा है, कॉटन वीविंग, सूती के कपड़े तैयार करना। और यह बहुत ही फैला हुआ धंधा है चारों तरफ वहाँ पर। लेकिन फिर भी जो वर्कर्स हैं, उनकी जो गरीबी है बहुत ही चरम सीमा पर है, बहुत चरम सीमा पर है। बहुत गरीब हैं काम करने के बावजूद भी। कारण क्या है, कारण आगे देखिए आपको मिलेगा। गरीब हैं तो बहुत निराश हैं, और उन्हें जॉब की बहुत आवश्यकता है। और उनके इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने कम पैसा कर दिया। और फिर भी वो जानते थे ये तो काम करेंगे ही, क्योंकि ये मजबूर हैं, और कम पैसे पर ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उनका शोषण स्टार्ट कर दिया एक तरह से। अब देखिए इसके विरोध में उन लोगों ने किया क्या। तो बात 4 जून की है, 2 बजे की बात है। एक बहुत ही बड़ी भीड़, बुनकरों की भीड़ अपने घरों से निकली, और घरों से निकलने के बाद पेरिस में मार्च करना, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मार्च करते करते गए कहाँ पर, तो पहुँच गए किले पर। जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे उसके बंगलों पर पहुँच गए, और हाई वेज का डिमांड करने लगे कि हमें हमारी मजदूरी बढ़ाया जाए,
हमें ज़्यादा मजदूरी दिया जाए, क्योंकि उतना में काम कैसे चलेगा उनका। अब इसके बदले में उसने किया क्या, डिमांड को तो माना ही नहीं, ऊपर से बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें डांटा, उन्हें धमकी दिया। और उसके बाद उन लोगों ने भी क्या किया, जो लोगों का समूह जुटा था, उन लोगों ने भी जबरन उसके घर में घुस गए, उसके खिड़कियां वगैरह तोड़ दी और फर्नीचर्स वगैरह तोड़ दिए। उसके बाद एक दूसरा जो ग्रुप था उसने क्या किया, स्टोर हाउस में वे लोग घुस गए, सामानों को लूट लिया, कपड़े वगैरह सब जो थे ले लिए और फाड़ फूड़ दिए उसको, यानी बर्बाद कर दिए। अब जो कंट्रैक्टर ने लोगों की उग्रता को देखा कि लोग इतने हद तक उग्र हो गए हैं, वह भाग चला वहाँ से, अपने पूरे परिवार के साथ भाग चला पड़ोस के गांव में। और वहाँ जो पड़ोसी थे गांव वाले, उन लोगों ने भी इसको आश्रय देने से, इसको सहारा देने से, छुपाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार के आदमी को क्यों आश्रय देगा। 24 घंटे के बाद वह वापस आया, कंट्रैक्टर जो था, और आर्मी की सुरक्षा में आया, पूरा आर्मी को लेकर के आया। और इसके बदले में उसने क्या किया, जो बुनकरों ने उसके साथ किया, उसके बदले में उस कंट्रैक्टर ने 11 जो वीवर्स थे, बुनकर थे, उनको गोली मरवा दिया। यानी इस हद तक वहाँ पर दबाने की ये जो तरीका थी, जो पैसे वाले लोग थे छोटे लोगों को दबाते। अब देखते हैं 3.3 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। देखिए, अब ये जो उदारवादियों का क्रांति है, उन्होंने कैसी क्रांति की, आगे क्या हुआ, तो इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे। देखिए, उस वक्त क्या था कि जो भी गरीब लोग थे, जो भी अनएम्प्लॉयड लोग थे, बेरोज़गार थे, और जो छोटे किसान थे जो कि भुखमरी के कगार पर थे, या बहुत सारे जो वर्कर्स थे यूरोप के विभिन्न भागों में और विभिन्न देशों में 1848 के समय में, तो इन सभी लोगों ने तो अपना क्रांति किया ही था। इनके समानांतर में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने भी अपना क्रांति को जारी रखा था। अब यहाँ एक फरवरी की घटना की बात कर रहा है कि फरवरी 1848 की बात है। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस ने मोनार्क का त्याग कर दिया, मोनार्की सिस्टम नहीं रहेगा, ऐसा प्रस्ताव को लाया, और एक रिपब्लिक बेस्ड, एक गणराज्य की व्यवस्था पर आधारित, गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित यूनिवर्सल मेल सफरेज का दावा किया गया कि सभी वयस्क लोगों को मताधिकार मिलेगा। अब यूरोप के दूसरे भागों में, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एक्सिस्ट, जहाँ की अभी तक भी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य। तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में भी जो भी पुरुष और महिलाएं हैं लिबरल मिडिल क्लास के, वे लोग कंबाइन होकर, एक मिलजुल कर डिमांड शुरू किया अपना। डिमांड क्या था उनका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद, यानी कि संवैधानिक तरीका से शासन चलना चाहिए, संविधान का निर्माण हो, और नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, देश एक हो जाए, छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड न रहे। तो इन मुख्य रूप से दो चीज़ों का डिमांड किया। अब दे टूक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। देखिए क्या हुआ, उन लोगों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया
कि लोगों के अंदर जो बहुत ही बेचैनी बढ़ रही थी और लोग भी खूब उग्र थे उस समय, तो सोचा कि इसी समय अपने मुद्दा को भी आगे हम बढ़ा देते हैं, अपने डिमांड को आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा भी काम हो जाएगा। और इस प्रकार से नेशन स्टेट को क्रिएट करने का डिमांड को आगे कर दिया और एक संसदीय व्यवस्था पर आधारित, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि सभी रहेंगे और किसी भी विषय पर पहले चर्चा होगी, उसको पास किया जाएगा असेंबली में, तब कोई प्रस्ताव लागू होगा। तो ऐसी बेसिस पर मतलब सरकार होना चाहिए, ऐसा एक बने और नेशन स्टेट बने, राष्ट्र राज्य हो, देश हो एक करके, छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज कैंटन्स डचीज नहीं रहे। और एक संविधान का डिमांड था उनका, प्रेस की भी आज़ादी होनी चाहिए, यानी किसी तरह का सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, हर चीज़ छापने लिखने पर स्वतंत्रता हो। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो। ऊपर आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से उस समय सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी थी, जो कंजर्वेटिव रिजाइम स्टार्ट हुआ 1815 में। उस टाइम में बहुत सारे क्रांतिकारी गुप्त रूप में सोसाइटीज़ बनाते थे। जोसेफ मेजनी के बारे में ही दिया है, यंग इटली, तो यंग यूरोप उन्होंने बनाया, यानी मोनार्क के डर से गुप्त काम करना पड़ता था। लेकिन किसी तरह का संगठन बनाने की भी आज़ादी हो, यह भी डिमांड इन लोगों ने किया है। अब देखिए जर्मनी में क्या हुआ। जर्मनी के बहुत सारे एक बड़े क्षेत्र में बहुत सारे राजनीतिक संगठन थी, जिनके सदस्य मिडिल क्लास के प्रोफेशनल लोग थे, चाहे बिजनेसमैन या कलाकारों में जो धनी लोग थे, वे सभी लोग एक साथ मिलकर आए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया, आपस में ही क्या किया, वोट किया और एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाया। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली यानी एक ऐसी संगठन बना लिया कि भविष्य में ये देश चलाएगी, ठीक है। और ये 18 मई 1848 में उन लोगों ने आपस में ही क्या किया, ये जो संगठन बनाया, उस संगठन में से ही 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, यानी प्रतिनिधियों को चुना। और इन सभी प्रतिनिधियों को साथ लेकर के उन लोगों ने फिर फेस्टिव प्रोसीजन किया, एक जुलूस निकाला और उसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन कर दिया उन लोगों ने, जा कर के सेंट पॉल चर्च में। इसी को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा गया। लोगों की एक संगठन बैठी और आगे क्या किया गया इस संगठन में, देखिए किया क्या। तो इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन 831 मेंबरों ने मिलकर एक संविधान लिखा जर्मन राष्ट्र के लिए, जो कि मोनार्क के द्वारा हेड किया जाएगा। मोनार्क ही माने उसमें संचालक होगा शासन का, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट चलेगी। अब जब यह सब हो गया तो उन लोगों ने, जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे प्रशिया के राजा, उनको ऑफ़र किया अपने इस जर्मन नेशन का राजा बनने का ऑफ़र दिया कि आप मने राजा बनिए, हमारे देश को चलाइए, एज ए मोनार्क आप रहिए। उसने क्या किया कि उसने तो रिजेक्ट कर दिया इनके पहले ऑफ़र को, और जो भी दूसरे मोनार्क्स थे उनके साथ जाकर मिल गया। और ये जो असेंबली इलेक्ट की गई थी, इसको अपोज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए। अब जब विरोध शुरू हो गया इस असेंबली का, अरिस्टोक्रेट के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा, और बहुत ही भयंकर विद्रोह हो गया, यानी ज़्यादा उनका विरोध होने लगा, तो यह जो संस्था बनी थी, सामाजिक स्तर पर भी यह पार्लियामेंट अपना समर्थन खो बैठी, ये समाप्त हो गई, यानी इसको कोई ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, बहिष्कार हुआ। कारण क्या था कि ये जो पार्लियामेंट था, मुख्य रूप से मिडिल क्लास के लोगों का इसमें डोमिनेंस था, वे लोग ज़्यादा मात्रा में थे।
और उन लोगों ने अपने ही फायदे लायक संविधान भी बनाया था। उन्होंने वर्कर्स के डिमांड को अस्वीकार कर दिया था, आर्टिजन्स के डिमांड को अस्वीकार कर दिया था। इसके चलते उनका सपोर्ट नहीं मिला इस लड़ाई में आर्मी के खिलाफ। और अंत में फिर जो ट्रूप था आर्मी का उसको बुला लिया गया और जो असेंबली था इसको बिल्कुल बैन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल। अब देखिए महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाओं की राजनीतिक स्थिति जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब महिलाओं को भी राजनीतिक उनका भी अधिकार दिलाना, उसका विस्तार करना, इस बात की भी चर्चा होने लगी। यह जो मुद्दा था महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को बढ़ाने वाली मुद्दा, यह भी बहुत ही विवादास्पद मुद्दा था, क्योंकि जो लिबरल लोगों ने भी आंदोलन किया था तो उसमें बहुत भारी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था और बहुत ही भाग लिया था और बरसों से जुड़ी रही थी उनसे। जो महिलाएं थी, महिलाओं ने क्या किया, अपना राजनीतिक संगठन बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना न्यूज़पेपर अपना लिखा और पॉलिटिकल मीटिंग करना, धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। अब देखिए क्या हुआ। डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड, यानी इतना महिलाओं ने किया, इसके बावजूद भी उन लोगों ने क्या कर दिया कि अस्वीकार कर दिया। क्या चीज़ को? तो सफरेज राइट, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं दिया। खास करके ये जो असेंबली बन रही थी, 831 लोग जो चुने गए थे, इसमें भी महिलाओं को कोई राइट नहीं दिया गया, न तो उनको प्रतिनिधित्व दिया गया और न ही उनको राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का मीटिंग हो रहा था सेंट पॉल चर्च में, तो महिलाओं को अंदर तो आने दिया गया, लेकिन सिर्फ उनको देखने के लिए छोड़ दिया गया, एक दर्शक के रूप में, और विजिटर्स गैलरी में खड़ा रहने को छोड़ दिया गया। यानी किसी तरह का इंटरफेरेंस करने का राइट प्रोवाइड नहीं किया गया। अब देखिए आगे इधर क्या है। कंजर्वेटिव जो लोग हैं, मोनार्क लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है। दाउ कंजर्वेटिव फोर्सेज were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order। आपने देखा किस प्रकार से कंजर्वेटिव के जो सैनिक थे, मोनार्कों के जो आर्मी थी, उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को तो समाप्त कर दिया, दबा दिया, बिल्कुल डिसबैन कर दिया। लेकिन वे लोग भी अपने जो पुराना तौर तरीका था कंजर्वेटिव, उसको पूर्ण रूप से स्थापित उसके बाद नहीं कर सके, क्योंकि जो मोनार्क्स थे, मोनार्क लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि इस प्रकार से तो ये साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति का एक चक्र लगातार चलता ही रहेगा। बार बार हम लोग दबाएंगे, रिप्रेस करेंगे और बार बार वे लोग क्रांति करेंगे। इसलिए उन लोगों ने कुछ छूट देना शुरू कर दिया क्रांतिकारियों को, लिबरल नेशनलिस्ट को। देखा कि यदि इनको हम छूट नहीं देंगे, जब तक छूट नहीं दिया जाएगा तब तक यह क्रांति और दमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या हुआ कि उसके बाद 1848 के बाद के वर्षों में जो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे, जो भी निरंकुश राजतंत्र थे, चाहे वो मध्य यूरोप में हो या पूर्वी यूरोप में हो, began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। 1815 से पहले जो बदलाव हो चुके थे वेस्टर्न यूरोप में, उन बदलावों को सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया मोनार्क्स ने। और इस प्रकार से जो सर्फडॉम था, जो बॉन्डेड लेबर था, बंधुआ मजदूरी था, इन चीज़ों को एबोलिश किया गया, दोनों चीज़ों को समाप्त किया गया। और ख़ास करके हब्सबर्ग डोमिनियन में या रसिया में
और हब्सबर्ग के जो भी राजा थे उन लोगों ने तो हंगरी के लोगों को 1867 में स्वायत्तता दे दिया, ज़्यादा मात्रा में उनको स्वायत्तता दे दिया। अब देखिए आगे एक और वीडियो लाएंगे और उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट 4 से, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली से, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और उसके बाद फिर विजुअलाइजिंग द नेशन को करते हुए और चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।